हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर रोज़ आपके लिए रहस्यमय और रोमांच से भरी हुई कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज वीकेंड था, मतलब छुट्टी का दिन। तो केसी और उसकी फैमिली ने प्लान बनाया घर से बाहर जाकर पिकनिक मनाने का। तो सुबह ही तैयारी करके केसी और उसका भाई एंड्रयू, उसके पिता एंथनी और उसकी माँ सूजन सब तैयार होकर और खाने पीने का सामान पैक करके जल्दी ही पिकनिक स्पॉट की तरफ निकल गए। उन लोगों ने आज फैसला किया था एक पुराने और बड़े ही ऐतिहासिक जगह पर जाकर पिकनिक मनाने का। वो एक पुराना खंडहर नुमा एक पैलेस हुआ करता था जहाँ अब कोई नहीं रहता और लोग भी वहाँ कम ही जाते हैं। इसलिए घूमने फिरने, फोटोग्राफी और पिकनिक के लिहाज से वो एक खूबसूरत जगह थी। एंड्रयू, उसकी बहन केसी आज के दिन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। वो बहुत दिन से अपने माता पिता से कहीं घूमने के लिए कह रहे थे। सो आज इतने दिनों बाद उनकी ये विश पूरी हो गई। वो सभी सुबह जल्दी ही घर से निकल पड़े और सही वक्त पर पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर कुछ देर उन लोगों ने फ़ोटोग्राफी की, कुछ देर इधर उधर टहले और जब दोपहर का वक्त हो गया तब उन लोगों ने सोचा कि अब लंच करना चाहिए। सूजन ने कहा, मेरे ख्याल में अब हम सबको बैठकर लंच कर लेना चाहिए। वक्त काफ़ी हो गया है और भूख भी लग रही है। बच्चों, माँ के बुलाने पर एंड्रयू भागता हुआ वहीं माँ के पास आ गया। उसके हाथ में उसका कैमरा भी था जिससे वो इतनी देर से फ़ोटोग्राफी कर रहा था। एंथनी वहीं बैठे हुए थे, पर केसी का कहीं अता पता नहीं था। केसी दरअसल पास एक नदी के किनारे खड़ी हुई थी। उस जगह के पास में ही एक खूबसूरत और बेहद साफ़ सुथरी नदी थी जिसके अंदर पड़े हुए पत्थर और उसमें तैरती हुई मछलियाँ साफ दिखाई देती थी। और केसी को मछलियों का बहुत शौक़ था और उसने अपने घर पे भी एक खूबसूरत मछली पाली हुई थी, तो वो उन मछलियों को ही देखने में बेहद व्यस्त थी। एंड्रयू, केसी कहाँ है? मॉम, वो नदी के पास खड़ी होकर मछलियों को देख रही है। अब उसे बुलाना चाहिए। केसी, केसी, चलो इधर आओ। उसकी माँ उसे देख सकती थी। वो नदी किनारे खड़ी हुई थी और बहुत गौर से एक टक किसी चीज़ को देखे जा रही थी, पर वो नदी की तरफ नहीं देख रही थी बल्कि नदी के किनारे पर कुछ देख रही थी। फिर एंथनी ने कहा, जाने दो ना, हम शुरू करते हैं, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। वो देखो ना कितनी खुश लग रही है मछलियों को देखकर। तुम्हें तो पता है वो मछलियों को देखकर बिल्कुल पागल सी है। देखने दो उसे, जब उसका मन होगा वो आ जाएगी। ओके, ठीक है, खाना शुरू करते हैं। खाने में चीज़ बर्गर, सैंडविच, पैनकेक्स और साथ ही साथ पुडिंग भी थी। सब ने बहुत चाव से और स्वाद लेकर खाना खाया, पर खाना खाने के बाद भी केसी वापस नहीं आई और अब वो नदी किनारे नज़र भी नहीं आ रही थी। तब उसकी माँ ने उसे दोबारा आवाज़ दी, केसी, केसी, पर इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और फिर कुछ देर बाद अचानक केसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, मॉम, मॉम, केसी। चिल्लाती हुई माँ सीधे उस नदी की तरफ दौड़ पड़ी जहाँ से आवाज़ आ रही थी, पर वहाँ जाकर भी उसे केसी नज़र नहीं आई, पर बस उसका छोटा सा हैंडबैग वो वहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ये देखकर उसकी माँ बेहद घबरा गई। समझ नहीं आया कि उसकी बेटी अचानक कहाँ चली गई। केसी कहाँ चली गई है? एंथनी, उसे ढूंढो। अचानक ही पिकनिक का सारा मज़ा ख़राब हो गया। वो सब मिलकर काफ़ी देर तक केसी को ढूंढते रहे, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। केसी कहीं नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में ही कहीं गायब हो गई हो। ना उसके पैरों के निशान और ना ही कोई और सबूत मिल रहा था जिससे पता किया जा सके कि वो किस तरफ गई है।
केसी के माता पिता उसे झील के ही आसपास ढूंढ रहे थे, जबकि उसका भाई उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में कुछ आगे तक चला गया था और वो धीरे धीरे उसे आवाज़ दे रहा था, केसी, केसी, केसी। पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो आगे बढ़ा जा रहा था, तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे से कोई चीज़ भागती हुई गई हो, और उसने फ़ौरन पीछे पलट कर देखा। केसी, केसी। वो अपने पीछे ही देख रहा था, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कोई चीज़ उसके सामने से दौड़ कर वो बहुत घबरा गया और तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए जंगल से बाहर निकलने लग गया। तभी अचानक वो ठोकर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे अपने पीछे किसी चीज़ की आहट सुनाई पड़ी, और जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो एक बार को वो देखता ही रह गया। एक लंबी चौड़ी आकृति उसके सामने खड़ी थी, बेहद खौफनाक। उसका चेहरा ही नहीं था, ना उसके चेहरे पर आंखें थीं और ना ही मुंह। ऐसा भयावह रूप देखकर एंड्रयू कुछ देर तक वहीं ज़मीन पर जड़वत पड़ा रह गया और लगातार उस चीज़ को घूरता जा रहा था। उसकी आंखें लगातार खुली हुई थी। कुछ देर बाद उसके माता पिता ने उसे आवाज़ दी, केसी, केसी, एंड्रयू। और उसके माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में वहाँ तक आ पहुँचे। एंड्रयू अभी भी ज़मीन पर उसी तरह पड़ा हुआ था और उसकी आंखें अभी भी लगातार वहीं घूरे जा रही थी, पर अब वहाँ कोई चीज़ नहीं थी। एंड्रयू, क्या तुम्हें केसी के बारे में कुछ पता चला? एंड्रयू ने कोई जवाब नहीं दिया। एंथनी, अब हम क्या करेंगे? केसी कहाँ चली गई? डोंट वरी, हम पता लगा लेंगे। मुझे लगता है कि हमें रेस्क्यू टीम को फ़ोन करना चाहिए। वो यहाँ आकर सर्च करेंगे। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक होगी। काश कि ऐसा ही हो। मुझे उसे वहाँ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो लोग उदास मन से वापस घर लौट आए। हालांकि केसी की माँ उसे अभी भी जंगल में ढूंढना चाहती थी, पर एंथनी ने उसे बहुत समझाया और उसके बाद वो सब घर वापस आ गए। पूरे रास्ते सब लगभग खामोश बने रहे और सूजन लगातार रोती रही और एंड्रयू बिल्कुल खामोश बैठा रहा, खिड़की से बाहर लगातार झांकते हुए। उसकी आंखें अपना किसी चीज़ को देख रही थी, पता नहीं किस चीज़ को। सब घर आ गए। घर आने के बाद एंड्रयू सीधे अपने कमरे में चला गया बिना किसी से बात किए, और उसकी माँ उसे पुकारती ही रह गई, एंड्रयू, एंड्रयू, मेरे हिसाब से तुम्हें नहा लेना चाहिए, एंड्रयू। और उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। कई दिनों तक सर्च टीम उस जंगल में केसी को ढूंढते रहे, पर केसी का कोई पता नहीं चला। उसकी माँ को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसके परिवार अभी भी बेहद दुखी था और उसकी माँ डिप्रेस्ड हो गई थी, और उसके साथ ही साथ एंड्रयू के व्यवहार में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। एंड्रयू बहुत अजीब सा बिहेव करने लग गया था। वैसे तो एंड्रयू एक चुलबुला, शरारती और मासूम बच्चा था। अपने क्लास में पढ़ने में भी तेज़ था और अक्सर अपने बड़ों का बहुत सम्मान करता था और क्लास में कम ही बोलता था। अपने दोस्तों से ही ज़्यादा बातचीत करता था और खेलने के लिए जाया करता था। पर आजकल न वो स्कूल जाने में रुचि दिखाता था और न ही अपने दोस्तों से बातचीत करने में। अक्सर सबसे कटा कटा रहता था और लगभग पूरा दिन अपने कमरे में निकलता था। कई बार उसके दोस्त उससे मिलने के लिए भी आए, पर उसने मिलने से इनकार कर दिया। उसके इस व्यवहार से उसके माँ बाप अलग से परेशान हो रहे थे। पता नहीं एंड्रयू को क्या हो गया था। एक रोज़ एंड्रयू अपने स्कूल गया और उससे बड़ी क्लास का एक लड़का, जो अक्सर उसे परेशान किया करता था, वो उसे चिढ़ाने लग गया। ओ देखो बेचारा रोंदलू, एंड्रयू, तुम्हारी बहन कहाँ चली गई? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? एंड्रयू बहुत गुस्से में था। अक्सर वो उस लड़के की बात का जवाब नहीं दिया करता था, पर आज पता नहीं क्यों अचानक जैसे
एंड्रयू पर किसी चीज़ का भूत सवार हो गया हो। उसने फ़ौरन अपना बैग उठाया और उसमें से उसने एक पेन निकाला और पूरी ताकत से उस लड़के की गर्दन पर दे मारा और कुछ ही देर में उस लड़के की गर्दन से खून का फव्वारा सा फूट पड़ा। आसपास के लड़कों में चीख पुकार मच गई। लड़के चिल्लाने लगे और कुछ ही देर में वहाँ टीचर्स इकट्ठे हो गए। एंड्रयू अभी भी बहुत गुस्से में था और लगातार लात घूंसों से उस लड़के को मारे जा रहा था। कुछ ही देर बाद उस लड़के को सब लोग हॉस्पिटल लेके गए और एंड्रयू प्रिंसिपल के सामने था और उसके माँ बाप को भी बुलाया गया था। एंड्रयू की माँ से उसके प्रिंसिपल ने बात की। देखिए, मेरे ख्याल में आपका बेटा डिस्टर्ब है। मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, हो सकता है उसका असर उस पर पड़ा हो, पर फिर भी उसका बिहेव बहुत ज़्यादा अजीब हो गया है। मेरे ख्याल में आपको किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए या फिर किसी साइकाइट्रिस्ट से। एंड्रयू आजकल बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। और आज तो उसने जो हरकत की है उसके लिए मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी बट मुझे एंड्रयू को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करना होगा। मेरे ख्याल में आपको किसी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मैं जानती हूँ इस वक्त आपका परिवार बुरे वक्त से गुजर रहा है, पर फिर भी आपको एंड्रयू पर ध्यान देना होगा। एंड्रयू वहाँ खड़ा चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वो मन ही मन कुढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसकी मुट्ठियाँ भिजी हुई थी। वो बहुत गुस्से में था। उसकी माँ उसे कार में बिठाकर वापस ले जाने लगी और रास्ते भर उसे कुछ ना कुछ समझाती रही, पर वो जैसे उनकी बात सुन ही ना रहा हो। उसकी माँ को भी प्रिंसिपल की बात ठीक लगी और उन्होंने एक साइकाइट्रिस्ट को बुलाने का प्लान किया और वीकेंड में उन्होंने एक डॉक्टर से बात करके उसे बुला लिया। साइकाइट्रिस्ट एंड्रयू से मिलने उसके कमरे में गया। एंड्रयू आईने की तरफ चेहरा करके बैठा हुआ था और लगातार अपने पैर हिलाए जा रहा था। साइकाइट्रिस्ट ने कमरे में घुसते ही उससे पूछा, हेलो एंड्रयू, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बड़ी ही अजीब आवाज़ में एंड्रयू ने जवाब दिया। अक्सर ऐसी आवाज़ किसी छोटे बच्चे के गले से सुनना बेहद अजीब होता है। ये आवाज़ सुनकर एंड्रयू के साइकाइट्रिस्ट भी थोड़े चौंक गए, पर उन्होंने फिर भी बात करना जारी रखा। एंड्रयू, मैंने सुना है कि तुम आजकल बहुत परेशान रहते हो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, मैं बिल्कुल तुम्हारे दोस्त जैसा हूँ। तुम मुझसे बता सकते हो एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी बात कभी किसी से भी नहीं कहूँगा। तुम्हारी हर प्रॉब्लम हम दोनों के बीच एक राज रहेगी। अब मुझे जल्दी से बता दो कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों परेशान हो और तुमने स्कूल के उस लड़के पे ऐसा हमला क्यों किया बेटा? एंड्रयू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर उसी तरह बैठा रहा और कुछ देर बाद उसने पूछा, अगर मैं आपसे पूछूं आपको मेरा चेहरा कैसा दिखता है तो आप क्या जवाब देंगे? मेरे ख्याल में तो तुम बहुत खूबसूरत हो। जैसा मैंने तुम्हारे घर के ड्राइंग रूम में तुम्हारी तस्वीर देखी, तुम बहुत प्यारे हो। सच में? ज़रा एक बार फिर से देखिए। ऐसा कहते हुए एंड्रयू ने अपना चेहरा घुमा दिया और उसका चेहरा देखने के बाद साइकाइट्रिस्ट लगभग जड़ सा हो गया। उसने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। एंड्रयू का चेहरा बेहद अजीब था। उसके चेहरे पे ना आंखें थी, ना नाक और ना मुंह, बिल्कुल खाली। ऐसी चीज़ आज से पहले कभी उस साइकाइट्रिस्ट ने नहीं देखी थी। ये देखते ही उसके होश उड़ गए। वो चीखना चाहता था पर वो चीख नहीं पाया। एंड्रयू तेज़ी से कुर्सी से उठा और सीधे उस साइकाइट्रिस्ट के सामने जाकर खड़ा हो गया। आप जवाब क्यों नहीं देखते डॉक्टर? अब आपको मेरा चेहरा कैसा दिखता है? पर साइकाइट्रिस्ट कुछ भी नहीं बोल सका, वो खामोश था। धीरे धीरे एंड्रयू ने अपने हाथों को हवा में ऊंचा उठाया और इसके साथ ही उसके चेहरे पर उसकी आंखें उभर आईं।
और जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोला, उसकी आंखों से एक काला धुआं सा निकला, जिसने साइकाइट्रिस्ट के चेहरे को जकड़ लिया। और कुछ देर में साइकाइट्रिस्ट भी बिल्कुल वैसा ही गुमसुम और अजीब हो गया जैसा एंड्रयू था। बेहद ही अजीब हरकतें करने लगा और खुद ब खुद सीढ़ियों से नीचे उतरकर घर से बाहर निकल गया। एंड्रयू की माँ ने उससे पूछा, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? उसे क्या प्रॉब्लम है? उसने आपको कुछ बताया? नहीं, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहते हुए डॉक्टर घर से बाहर चला गया। घर से बाहर निकलने के बाद वो कुछ ही दूर सड़क पर गया होगा, तभी एक ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे किसी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया हो। ये आवाज़ सुनकर एंड्रयू की माँ भागते हुए घर की खिड़की की तरफ गई, जो रोड की तरफ खुलती थी। और जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी और कुछ ही सेकंड्स में, कुछ देर तड़पने के बाद उनकी वही रोड पर मौत हो गई। एंड्रयू की माँ ने ये सब देखा तो वो चौंक गई और कुछ डर भी गई। आई डोंट नो, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? मेरी बेटी गायब है, मेरा बेटा परेशान है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा एंथनी, मैं क्या करूं? डोंट वरी, समझ नहीं आता कि किसकी मदद ली जाए, कैसी कहाँ है। और अब ये सब कुछ उसी तरह से चल रहा था। एंड्रयू अभी भी अक्सर अपने कमरे में रहता था। एक रात एंड्रयू की माँ ने देखा, एंड्रयू अपने कमरे में नहीं था। एंड्रयू की माँ परेशान हो गई, समझ नहीं आया कि इतनी रात के वक्त एंड्रयू कहाँ चला गया। वो कुछ देर वहीं बैठी रोती रही और उसका इंतज़ार करती रही। कुछ देर बाद एंड्रयू घर वापस आ गया। उसकी आंखें बंद थी, ऐसा लग रहा था मानो वो नींद में चल रहा हो। वो घर वापस आया, अपने कमरे में गया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी माँ ने उसे झकझोर कर जगाया, पर वो नहीं जागा। और अगले दिन जब एंड्रयू की माँ उसे स्कूल छोड़ने गई, तब उसे पता चला एंड्रयू के प्रिंसिपल का पिछली रात ही किसी ने मर्डर कर दिया था और बहुत ही बेरहमी से मारा था उन्हें। उनके चेहरे की आंखें निकाल दी गई थी, उनकी ज़बान काट दी गई थी और साथ ही साथ उनके मुंह को सिल दिया गया था। और ऐसा होने के दरमियान उनके घर का कोई सदस्य जगा नहीं, किसी को पता भी नहीं चला कि ये सब किया किसने। एंड्रयू की माँ कुछ घबरा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें आखिर कैसे हो रही हैं। ये सब होने के कुछ दिनों बाद एंड्रयू अपने घर पर ही बैठा पढ़ाई कर रहा था। ये सब होने के कुछ रोज़ बाद एंड्रयू के घर पर उसकी एक नेबर आई और उन्होंने कहा, हेलो मिसेस थॉमसन, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। हाँ बताइए, क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपका स्लीपिंग बैग बोरो कर सकती हूँ? असल में हम इस वीकेंड पास की पहाड़ी पर कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ ज़रूर, आप अंदर आ जाइए, एंड्रयू की मॉम ने कहा। उनकी नेबर घर के अंदर आई, तभी अचानक से उन्हें झटका सा लगा और वो घर के बाहर निकल गई। तब एंड्रयू की मॉम ने उनसे पूछा, आपको क्या हुआ? आपके घर में तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी का अगला भाग सुनना है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।